बेचारे लोगों ने गोला मार दिया भाई। अच्छा, हमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ना था, याद आ गया मुझे ना, है ना, ये बताया ना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ना था ना हमें। यस सर, आपने पॉपुलेशन इंटरेक्शन बताया था। राइट राइट राइट। पॉपुलेशन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके लिए, मेडिकल के लिए भी, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हम लोग तो पढ़ चुके हैं। अच्छा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए पॉपुलेशन इंटरेक्शन। हाँ, एक मिनट दो मुझे। तो सबसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन में जैसे प्रिडेशन हो गया, है ना, जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपने पढ़ा हुआ है, ये सब पॉपुलेशन इंटरेक्शन के टाइप हैं। तो मैं आपको कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इसमें एक्स्ट्रा बताऊंगा, और उसी एक्स्ट्रा को बताने के लिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें जितने एनसीईआरटी में दिए हैं उससे कुछ ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा, कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, बताता हूँ मैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे बोर्ड में जो है बायोडाइवर्सिटी। हाँ वही है ना, नेक्स्ट चैप्टर जो बोर्ड वाला है वो वही पढ़ेंगे पहले साथ, बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी। राइट, ये बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे इसके बाद। ये शायद छोटा होगा थोड़ा सा। ठीक, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कॉम्पिटिशन से स्टार्ट करें, नहीं 18 नंबर पे क्या था, 18 पे क्या था, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन होगा पहले। चलो फर्स्ट हेडिंग डालो, प्रिडेशन। सर ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बीच में ना नीचे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, हाँ पॉपुलेशन इंटरेक्शन के पार्ट है ना। तो पहला है प्रिडेशन, सबसे पहला पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब फर्स्ट प्रिडेशन। तो प्रिडेशन क्या होता है और क्यों जरूरी है? सर प्रे और प्रेडेटर के बीच में पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए। पॉपुलेशन, राइट, सिर्फ पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए? सर नहीं, मतलब बैलेंस में रखने के लिए कि मतलब दोनों स्पीशीज बैलेंस बनी चाहिए। ठीक है, और क्या, और बताओ भाई, और क्यों जरूरी है? सर बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि एक स्पीशीज की कुछ ज्यादा ना पॉपुलेशन हो जाए। हाँ राइट, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, करेक्ट आंसर। तो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के प्रिडेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी इकोसिस्टम से, सपोज दैट वहां बहुत सारे हर्बीवोर, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, लॉयन को वहां से रिप्लेस कर दिया गया, वो प्रेडेटर था, मेन प्रेडेटर। तो प्रेडेटर अगर वहां से हटा दिए गए तो प्रे की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, है ना, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पहली चीज वो क्या करेंगे कि अपने नंबर बढ़ा करके, और हर स्पीसीज का मोटो यही होता है, वो बाकी की दूसरी जो स्पीसीज होंगी उनको वहां से शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि जो कंपटीशन में वो स्पीसीज, जो डार्विन का वही रूल है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अब उसमें जो कंपटीशन में फिट नहीं बैठेगा वो सब उस इकोसिस्टम से या तो मर जाएंगे, या वो खत्म हो जाएंगे, और या वो वहां से माइग्रेट कर जाएंगे। तो पर्टिकुलर जगह की जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन, और आखिरी में देखो एंड ऑफ द डे होना क्या है, एंड ऑफ द डे तो यही होना है कि रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन शुरू हो जाएगा, और वो आपस में एक दूसरे को मारने लगेंगे। ग्रोथ कर्व तो धीरे से सिग्मॉइड ही होना है आखिरी में, है ना। तो इसलिए प्रिडेशन बहुत जरूरी है, तो नोट करेंगे। सबसे पहला है प्रिडेशन, when a animal, sorry, when organism
is more powerful and big, more powerful and bigger in comparison to another, full stop. It eat part or whole body. It eat part or whole body of another organism for food is called predation. Full stop. In most of cases, the smaller animal or prey, in most of cases, smaller animal or prey die. Example, grazing of grasses. तो ग्रेजिंग एनिमल ग्रास को खा जाते हैं, तो पूरा तो नहीं खाते हैं, उसके पार्ट को खाते हैं, लेकिन ये प्रीडेशन है, ठीक है, याद रखना। डियर ग्रास को ग्रेज करता है, तो वो क्या है, ये प्रीडेशन है। क्यों? क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म का, इसलिए मैंने एनिमल वर्ड वहां से हटा दिया, ऑर्गेनिज्म का पार्ट खाया जा रहा है, दैट इज प्रीडेशन। और एग्जांपल एक और लिखो, डियर एंड लॉइन, तो आपको पता ही है डियर एंड लॉइन। नेक्स्ट पॉइंट सर। हाँ सर मेरा नेट चला गया था सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बोला था? प्रे डाई ग्रेजिंग। अच्छा, एग्जांपल में बता रहा था कि मैंने ये बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस प्रे डाई, है ना, और एग्जांपल बता था ग्रेजिंग ऑफ ग्रास, एंड दूसरा एग्जांपल है कॉमा डियर एंड लॉइन, ठीक है। सर आपने कुछ समझाया भी था क्या? ना, मैंने बोला कि ग्रास को खा जाता है तो मतलब पार्ट ऑफ, मतलब ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर पार्ट खा जाता है, तो मैंने डेफिनेशन में लिखवा दिया कि ईट एज अ होल और पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। they keep prey population under control. Next point, predation also help in maintaining species diversity. Predation also help in maintaining species diversity. In a community, by reducing intensity of competition among competing prey species. Next point, prey also have some mechanism for protection, against predator. Example, camouflage, है ना, camouflage, दूसरा हो गया thorn, produces some chemical, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलो भाई, देखो कुछ प्लांट होते हैं जो आपके शरीर में टच हो जाए तो आपको खुजली होने लगती है, तो एक्चुअली प्लांट में छोटे छोटे ट्राइकोम्स पाए जाते हैं,
और ट्राइकोम के ऊपर पाया जाता है क्या? मिथेनोइक एसिड। ये मिथेनोइक एसिड जैसे आपकी बॉडी से टच करता है वो बिल्कुल आपकी बॉडी में इचिंग क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सारे प्लांट में मिथेनोइक एसिड सीक्रेट करते हैं, जिससे ना तो हर्बीवोर एनिमल इनको खा पाते हैं और ना ही कोई वैसे डैमेज कर पाता है। तो इस तरह से ये क्या है, इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर, है ना। तो ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए प्लांट ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आ जाए कंपटीशन। तो अगला रिलेशन है ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन। अब कंपटीशन क्या है? द स्ट्रगल बिटवीन species, struggle between species or within species for limited resources, for limited resources is called competition, is called competition. सर एक बार रिपीट कर दीजिए कंपटीशन। Struggle between species or within species for limited resources is called competition, is called competition. Full stop. Next point. It generally takes place between, it generally takes place between closely related species. It generally takes place between closely related species. नेक्स्ट पॉइंट। चलो पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिखाता हूं कि तो मैंने आपसे कहा कि इट जनरली टेक्स प्लेस बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो क्या अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो सकता है? हो सकता है सर। कैसे बताओ, एक एग्जांपल बताओ। सर जैसे एक ही प्लांट पर वो ट्रीट करते हैं तो फिर उस प्लांट के लिए रिसोर्स के लिए कंपटीशन। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और अनरिलेटेड स्पीसीज मतलब जैसे बिल्कुल डिफरेंट स्पीसीज, कोई लेना देना ना आपस। तुम्हारा भी सही है, जैसे गोट और टर्टल के बीच में हो सकता है कि टोर्टाइज और गोट दोनों एक पर्टिकुलर हर्ब को खाते हैं, तो कंपटीशन हो सकता है दोनों के बीच में। देखो इसमें कंपटीशन में आपको एक प्रिंसिपल बताऊंगा, गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो भी बताऊंगा। सिंपल सी बात है, मेरे लाइक ऑफिस के बाहर यहाँ पे लॉन है ना, और वो लॉन को मैं साफ सुथरा रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस पर कार खड़ी करता हूँ, बच्चे भी आते हैं, ठीक है। और 2-3 डॉग्स हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मैं इसको बंद करके जाता हूँ वो ऊपर से चढ़ के आ जाते हैं और वो मेरे लॉन को गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे और डॉग्स के बीच में क्या है, कॉम्पिटिशन है। मैं उनको जैसे देखता हूँ वैसे भगा देता हूँ। तो अभी क्या है, मेरे और उनके बीच में कॉम्पिटिशन है। वी बोथ वांट टू यूज सेम स्पेस। तो स्पेस और हमारा, दे आर डॉग्स लाइक वी आर ह्यूमन, तो हमारी उनकी स्पीसीज बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन सच दिक्कत क्या है, रिसोर्सेज से। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया एक ये टर्टल के बीच में और गोट्स के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, होता है कई सारी जगह पे, ठीक है। तो नोट करेंगे, इसमें एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ और ये एज सच एम्स और नीट दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट करेंगे। अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लेमिंगोज, अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लेमिंगोज, वो आपने देखा होगा, फ्लेमिंगोज बर्ड होती है ना, फ्लेमिंगोज। एंड ये सब पिंकिश टाइप की। हाँ, एंड रेजिडेंट फिशेस, एंड रेजिडेंट फिशेस, उस लेक में पाई जाने वाली फिशेस, एंड रेजिडेंट फिशेस compete for common food, compete for
कॉमन फूड, जू प्लैंकटन, दोनों का स्पीसीज छोड़ो भाई, दोनों का आपस में किंगडम ही अलग अलग है ना। तो सॉरी नॉट किंगडम, दोनों में एक किस क्लास दोनों का अलग अलग है, एक पाइसीज की है और दूसरा क्या है, किसकी है, एप्स की है। दोनों का क्लास ही अलग है, इसके बाद भी दोनों में आपस में कंपटीशन है क्योंकि दोनों का रिसोर्स है ना। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। सो दैट by this way we can say, by this way we can say unrelated species by this, so that by this way we can say unrelated species may also have competition, may also have competition. Next point important है, in general herbivore and plant herbivores and plant appears more affected by it than carnivore. अब देखो एक प्रिंसिपल बाय है, इट का मतलब बाय कंपटीशन। हाँ बाय कॉम्पिटिशन। तो हर्बीवोर में ज्यादा कंपटीशन होता है, कार्निवोर में कम होता है, कुछ भी खा लेते हैं कार्निवोर तो, है ना। हर्बीवोर थोड़ा चूजी टाइप के होते हैं, है ना? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये गॉस का है, तो नॉर्मली वी से गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, GAUS, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हेडिंग डालो, कॉम्पिटिशन में डालना है ना। तो क्या होता है, गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब चाहे वो सेपरेट रिसोर्स हो, चाहे वो सेपरेट सेम स्पीसीज हो या सेपरेट स्पीसीज हो, जब सेम रिसोर्स होता है तो दो स्पीसीज एक दूसरे से कॉम्पीट करते, जिस स्पीसीज की, वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिस स्पीसीज की एफिशिएंसी ज्यादा होती है वो स्पीसीज क्या करती हैं, कम जो लेसर या इंफीरियर कह सकते हैं, इंफीरियर जो स्पीसीज होती हैं उनको पर्टिकुलर इकोसिस्टम से एक्सक्लूड कर देती हैं, भगा देती हैं, है ना। जैसे एक पर्टिकुलर किसी भी इकोसिस्टम में टर्टल और ये क्या बोलते हैं, गोट दोनों पाई जाती हैं, दोनों का ही सेम हर्ब्स को वो दोनों खाती हैं। अब गोट इतनी स्पीड से खाती हैं कि टर्टल नहीं खा सकते हैं, और गोट इतने उनके जॉस ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो टीथ वगैरह की, वो उखाड़ लेती हैं, रूट से साथ में उखाड़ लेती हैं। तो वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे जो गोट्स होंगी वो टर्टल को रिमूव कर देंगे उस इकोसिस्टम से, तो वो इंफीरियर है, कंपटीशन में नहीं टिक पाए। इसी को बोलते हैं गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नोट करेंगे, इट स्टेट दैट it states that two closely related species competing for same resources So two closely related species competing for same resources cannot coexist. Indefinitely, inferior one will be eliminated. तो उसने कहा कि इस कंपटीशन में जो इंफीरियर स्पीसीज होंगी उनको वहां से एलिमिनेट कर दिया गया है। तो वो कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जिनका की रिसोर्स सेम हो वो एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है,
अब आ जाते हैं थर्ड रिलेशनशिप। थर्ड रिलेशनशिप है भाई साहब पैरासिटिज्म। क्या होता है पैरासिटिज्म, कोई मुझे बताएगा? सो एक प्लांट, एक कोई भी एनिमल, एक और एनिमल के या फिर प्लांट भी हो सकता है, वो जैसे फंगाई, जैसे कसकटा आपके प्लांट पर चढ़ जाते हैं, वो पैरासिटिज्म हो गया। आपका जो लीचेस जो है आपके कोई एनिमल पर चढ़ जाते हैं, ब्लड सक करने लग जाते हैं, डिफाइन वो करके बताओ पैरासिटिज्म हो मुझे, गया। डेफिनेशन बताओ मुझे, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? सर एक एक एनिमल को टेक्निकल फायदा टर्म मिल बताओ। रहा है और एक एनिमल इनडिफरेंट है, जैसे वेल के ऊपर वो हो जाते हैं, बार्निकल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो और भी कुछ खास बात? पैरासिटिज्म है। तो एक बात बताओ, तो पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में फर्क क्या हुआ? मॉस्किटो भी हमें मार देता है मलेरिया करके, सो दूसरा एनिमल इनडिफरेंट रहता है और एक को फायदा मिलता है, दोनों में कंपटीशन। दोनों में देखो ना, वहां पे प्रेडेटर फायदे में है और यहाँ पे पैरासाइट फायदे में है, होस्ट नुकसान में है। सो दूसरे को हार्म नहीं होता, दूसरे को हार्म नहीं अरे होता। कैसे नहीं होगा हार्म, देखो बताना भला। देखो, प्रेडेशन में प्रेडेटर ने खा लिया, प्रे मर गया, पैरासाइट ने, मॉस्किटो ने खून पिया और बेचारा आदमी मलेरिया से मर गया। देखो ना, दोनों में सिंबल पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है। बताओ साहब, यस सर। अभी तो मैंने डेफिनेशन पूछी, टेक्निकल डिफरेंस है ना दोनों में। देखो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मॉस्किटो इसलिए आता है कि उसका इरादा है कि तुमको मलेरिया कर दे, या हर नो मॉस्किटो सर, मलेरिया वो करके ही खून जाता है? चूसने आता है। राइट, वो खून चूसने आता है। तो क्या उसका इरादा है तुम्हें मारने का? नो सर। राइट। तो प्रीडेशन में हमेशा दूसरे एनिमल की डेथ होती है और उसका इंटेंशन होता है कि फूड के लिए मारना। पैरासाइट का इंटेंशन नहीं होता मारना, बाय डिफॉल्ट या बाय मिस्टेक मर जाए होस्ट सो अलग बात है, लेकिन पैरासाइट का कभी भी इरादा नहीं होता होस्ट को मारना। क्यों? कि अगर होस्ट मर जाएगा तो खून किसका पिया जाएगा? ये भी तो देखो, अगर इंसान ना रहे तो मॉस्किटो रहेगा क्या? बोलो भाई, पॉसिबल है? अगर नो इंसान सर। एग्जिस्ट ना करे तो क्या मॉस्किटो एग्जिस्ट कर सकते हैं? नो सर। एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे इकोसिस्टम में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा, ये एग्जांपल याद रखना कि एक्सटिंक्शन कैसे होता है, एक्सटिंक्ट कैसे हो जाती है वैरायटीज, है ना। तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइक क्वाड्रेट एविल फॉर एक्सटिंक्शन, है ना। तो कौन से 4 पॉपुलर एविल हैं? को एक्सटिंक्शन एक टर्म होता है, को एक्सटिंक्शन। तो जहां पर होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप होती है वहां पर को एक्सटिंक्शन होता है। अगर होस्ट गायब हो गया तो पैरासाइट, होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया तो पैरासाइट अपने आप क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। समझ गए ना? यस सर। मॉस्किटो, अगर अगर इंसान एक्सटिंक्ट हो गया किसी समय पे अर्थ से, तो मॉस्किटो भी नहीं बचने वाले, मॉस्किटो भी एक्सटिंक्ट। क्यों? क्योंकि उनका होस्ट जिस पे अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट करते हैं वो होस्ट मर गया। फीमेल मॉस्किटो खून क्यों पीती है? क्योंकि उसको अपनी बॉडी में रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करना है, इसलिए वो खून पीती है। दैट इज द इंटेंशन। ठीक है, आप मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? जुआरिया समझ में समझ आया? गए सर। जुआरिया, यस सर। मैत्री, देवांशी, समझ आया? यस ठीक है, तो याद रखना, मैं दोबारा पूछूंगा को एक्सटिंक्शन के टाइम पे एग्जांपल, ठीक है। तो नोट कर लो पैरासिटिज्म क्या होता है। A small animal stay or live in the body of सर कुड यू रिपीट सर, वो थोड़ा जो कट रहा है, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। A small animal stay or live in the body of स्मॉल एनिमल। a small animal, sorry, not animal, in a small organism, stay or live in the body of bigger animal, in the body of bigger animal for
longer time period So एक बार and for longer time period and सर एक बार ये वाला सेंटेंस को रिपीट कीजिए. नोट करो फिर से. A small organism lives or stay in body of larger animal. सो वो एक्चुअली ना आपकी आवाज कट रही थी इसलिए हो रहा था. अभी भी कट रही है नहीं सब सही है. क्योंकि इंटरनेट अपना दोस्त बहुत जबरदस्त है आजकल. जियो फाइबर यूज कर रहे हैं भाई साहब, एकदम जबरदस्त चलता है. तुम्हारे भी आसपास हो किसी के तो इसी को यूज करना. यस सर, मेरा उसी से कनेक्टेड है, जियो फाइबर से. हाँ, इट्स वंडरफुल, इट्स ऑसम. कभी भी मैंने इतना अच्छा इंटरनेट किसी का यूज नहीं किया. लाइक नोएडा में मैं एयरटेल यूज करता था, तो नोएडा में एयरटेल में भी क्या आउट ऑफ 100 में से भाई 60-70 स्पीड आती थी. जियो फाइबर 100 Mbps में 98-97 से नीचे कभी नहीं जाता. नेवर एवर, कभी नहीं. सो इट्स वेरी नाइस. आप अगर आगे लंबे समय तक यूज करना है, और सस्ता भी, बहुत महंगा नहीं है. आप कम Mbps की स्पीड ले सकते हो. आपके लिए तो यूजेबल है, तो जो लोग ले सकते हैं जिनके आसपास हो तो इसी को यूज करना. वेरी नाइस. सर एक बस दूसरा क्वेश्चन था सर, डाउट था एक दूसरे क्वेश्चन, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था बोलो. सर मायस्थीनिया ग्राविस जो है वो इनहेरिटेड होता है ना? मिस्थीनिया ग्रेविस, हाँ, इनहेरिटेड, इसलिए इनहेरिटेड. यस सर. सर इसमें होता क्या था? सॉरी मैं अगर मिस्थीनिया ग्रेविस में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती थी. और मिस्थीनिया ग्रेविस में एक तो नेक्रोसिस होती है, और एक मिनट में बताता हूँ अभी, एक मिनट दो मुझे. और दूसरा शायद वो क्या बोलते हैं, ये, हाँ, टिश्यूज की डेथ स्टार्ट हो जाती है, और जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो उसकी लाइफ स्पान कम हो जाता है. ओके सर, जो बेसिकली डिस्ट्रॉफी हो जाती है. हाँ, एक मिनट रुक जाओ. हाँ, मसल डिस्ट्रॉफी, रुक जाओ, मैं जरा देख लूँ. हाँ, सही बता रहे हैं. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है. अच्छा रुको, एक चीज और बताता हूँ इसमें, एक मिनट में. हाँ, मैंने एक चीज और बताई थी. वो 11th वाला याद है जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, याद है? 7 स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी याद है? 7. आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आवाज आ रही है? यस सर, सॉरी सर, वो पता नहीं क्या हो रहा था सर, नेट मेरे हैं या आई थिंक पूरा हो रहा है. तो इसमें क्या होता है ना, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है ना. तो इसमें पहली बात तो जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम और मसल्स के बीच का कोऑर्डिनेशन रुकने लगता है ना. तो जिसकी वजह से क्या है, टिश्यूज पे जर्क लगते हैं, और जर्क लगने से मसल्स रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी. दूसरी क्या चीज है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल को सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देते है ना. और इसकी वजह से कोई भी पर्सन मास्थीनिया ग्रेविस से जो अफेक्टेड है वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता. ठीक है. और ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है. ठीक, तो मैंने लिखवाया व्हेन अ स्मॉल एनिमल, निकलेगा, व्हेन अ स्मॉल एनिमल lives or stay in the body of a larger, comparatively larger animal for long time period. एनिमल मत लिखो यार, ऑर्गेनिज्म, बार बार एनिमल बोलता हूँ. ऑर्गेनिज्म फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड and take nutrition from it. Full stop. The larger animal get affected with it and may even die, and may even
डाई। तो जब एक छोटा ऑर्गेनिज्म बड़े ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहता है लंबे समय के लिए और उससे न्यूट्रिशन लेता है। दूसरा, इस एक्टिविटी से जो लार्जर एनिमल है वो अफेक्टेड होता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट is often complex. The life cycle of parasite is often complex and involving one or two intermediate hosts and involving one or two intermediate hosts. Full stop. Human liver fluke depend on two intermediate hosts. That is snail and fish to complete its life cycle. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, those which lives inside the body of parasite, those which lives inside the body of parasite called ectoparasite. And सर अंदर वाले एंडो नहीं कहेंगे, एंडो पैरासाइट? sorry, those which lives inside the body of host are called endoparasite. Full stop. Those which lives outside the body of host, those which lives outside the body of host called ectoparasite. अब देखो एक्टो एंडो में है ना, ठीक है। अब देखिए एक और पैरासिटिज्म है, एक और मतलब इसको फोर्थ क्लास भी मान सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। इसका एग्जांपल बताओ। ब्रूड पैरासिटिज्म पता क्या है? तुम अपने किसी दोस्त को उल्लू बना करके उससे अपना काम करवा रहे हो, इससे उसको बेचारे को नहीं पता, लेकिन इससे उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में उसको नुकसान हो रहा है, उसका टाइम का नुकसान हो सकता है, उसके मनी का नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये ब्रूड पैरासिटिज्म। अगर कोई ऐसा करता है तो ब्रूड पैरासाइट आप उसको बोल सकते हो। समझ गए ना? समझते हो ना क्या मैत्री? यस सर। हाँ, है कि नहीं? कुछ लड़कियां लड़कों को बेचारों बेवकूफ बना के उनसे अपने नोट्स बनवा लेती हैं, है ना, फाइल तैयार करवा लेती हैं। ये ब्रूड पैरासिटिज्म। बायोलॉजी की निगाह में वो सब गुनहगार हैं। ठीक है, समझे साथ? यस ठीक, तो किसी का नोट्स वोट्स मत बनाना, है ना क्या मैत्री? यस, मेरा तो खुद के नहीं बनता है, मैं मेरे किसी हाँ एग्जैक्टली, मेरे खुद के नहीं बनते, दूसरों ही का होना। अच्छा कुछ लोग ब्रूड पैरासिटिज्म का शिकार हो जाते हैं। सर मैं पहले अपने बनाने से बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, तो ब्रूड पैरासिटिज्म का देखो एग्जांपल क्या होता है। तो कुकू क्या करती है? ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, ये होती है, क्या पता है सर, इसकी स्टोरीज में बता यस सर, वो क्रो के हाँ, तो वो क्या क्या? करती है, क्रो के नेस्ट में अपने एग ले कर देती है,
क्रो बेचारा बेवकूफ बन जाता है, वो समझता है कि ये उसी के एग्स हैं, हैच करता है। जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑफिस स्प्रिंग में, है ना, तो वो समझ में आते हैं कि नहीं यार ये तो मेरे नहीं, ये तो दूसरे के थे। उसको ब्रूट पैरासिटिज्म कहते हैं। ठीक है, नोट करो। तो ऐसे 3 इडियट्स में भी बताया था ना सर, अच्छा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। एक स्पीच देखा देता है, तो वो वीरू शास्त्र बुद्धि एक स्पीच देता है इसमें। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने याद नहीं मुझे। तो नोट कर लो, ब्रूट पैरासिटिज्म। सर एक बात पूछनी थी ये सर। इसका एग्जांपल है हालांकि भी। हाँ बताओ। सर वो मैंने सुना सर, अगर हम मतलब अगर बर्ड्स जब एग ले करती हैं, उसके बाद उसे छूना नहीं चाहिए या उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर वो उसको मतलब नहीं मतलब फिर वो उसमें छोड़ देती हैं कनेक्ट करना उस एग से। ऐसा होता है क्या सर? ये बता पा रही है एनिमल बिहेवियर मतलब पार्ट है, मतलब मैंने, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं एक्चुअली कहीं, मतलब एग्जैक्टली मैंने भी ये मतलब वो किया है, लाइक आई हैव लिसन इट, बट मैंने इसको पढ़ा नहीं एक्चुअली। जैसे हम लोग ये इकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो इकोलॉजी में इकोलॉजी इज प्लांट पार्ट, ऐसे ही जोलॉजी में जब आप मास्टर्स करते हैं तो एनिमल बिहेवियर का एक पर्टिकुलर बुक होती है, उसमें इस तरह के एग्जाम्पल है। हालांकि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जोलॉजी के, तो हम उन्हीं की बुक पढ़ते थे मास्टर्स के टाइम पे। तो उसमें उन्होंने, उनका नाम मैं बता देता हूँ, यू सिन्हा और सुमिता सिन्हा, दोनों हस्बैंड और वाइफ है, नॉर्थ दिल्ली कैंपस के, है ना, हंसराज में प्रोफेसर हुआ करते थे। अभी अपडेट नहीं मुझे है कि नहीं है। तो उन्होंने एक आपने देखा होगा कभी कि वो जो रैग पिकर्स नहीं होते, कूड़े बिनने वाले जो लोग होते हैं, है ना, तो वो जब भी कभी वो जहाँ पे डस्टबिन वगैरह होते हैं या जहाँ पे रैग कलेक्ट होता है, तो वहां पर वो लोग जाते हैं, तो उनके ऊपर कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, या उनके ऊपर कुत्ते जब भी वो निकलते हैं उन्हीं के ऊपर कुत्ते भौंकते हैं, और काऊ वगैरह भी उन पे अटैक कर देती हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये तो सब आपने बताया था, स्मेल इन डॉग का सिक्स सेंस कुछ आपने बताया था। लेकिन वो उनके ऊपर ही क्यों अटैक करते हैं, मतलब क्यों ऐसा, क्या उनके ऊपर अटैक करने के पीछे पर्पस क्या है? डू हैव एनी आइडिया? उन्होंने डिस्कवर किया था, उनके रिसर्च पेपर में था, और ये दिस इज एग्जांपल इन एनिमल बिहेवियर, इकोलॉजी का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। जैसा सर आपने बताया था। बताओ साथ, देखा है ना, वो जब भी तुम्हारी गली से वो रैक पिकर निकलता होगा, लड़के नहीं होते कूड़े बिनने वाले, तो कुत्ते उनके ऊपर भौंकने लगते हैं, है ना? यस यस सर। ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि जो है रैट्स डॉग्स खाते हैं एंड देन दे सी द रैट पिकर एज अ कंपटीशन, क्योंकि जो है वो एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड। सो उनको ये लगता है कि देयर इज अ कंपटीशन फॉर फूड एंड दे आर ट्राइंग टू स्टील देयर फूड, दैट्स व्हाई दे बार्क ऑन देम, राइट? तो ये एक तरह से दैट इज कंपटीशन बिटवीन रैक पिकर्स, इसीलिए उनको भौंकते हैं, है ना, इसलिए उनको वो अपनी टेरिटरी से उनको भगाना चाहते हैं, है ना, इसलिए उनको उनके ऊपर भौंकते हैं कुत्ते। ठीक है, तो चलो नोट करो। तो उसके बारे में कोई नहीं दिया है कि मतलब क्यों ऐसा बर्ड्स करती हैं? वो मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं पे, एग्जाम्पल ही नहीं पढ़ा एक्चुअली, थ्योरेटिकली मैंने एग्जाम्पल बुक पे नहीं पढ़ा, मैं बोलता हूँ। ओके ओके सर। एनिमल बिहेवियर तो मैंने पढ़ा हुआ है, हमारे मास्टर्स में था, है ना, अलग से बुक ही थी एक पूरी, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े, लेकिन ये वाला नहीं पढ़ा। जैसे आपने देखा होगा 1990 में एक एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट एक लाया गया है, मैं पढ़ाऊंगा आगे, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट उड़ीसा में लाया गया। तो वहां पे एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1990 में, और एनिमल को, एलिफेंट को कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया गया, और वो इंडेंजर्ड होने वाले थे, है ना, एलिफेंट्स। तो रीजन क्या था कि ओडिशा में ज्यादा हुआ, तो ओडिशा में ह्यूमंस और एलिफेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ? डू यू हैव एनी आइडिया? केरला में भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता, क्यों स्टार्ट हुआ? गांव में एलिफेंट घुसाते हैं, गांव को तहस नहस कर देते हैं एलिफेंट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरला। वो वायनाड वाला एक केस पड़ा था, उसमें भी काफी बवाल मचा हुआ था। डू यू हैव एनी आइडिया क्यों ऐसा करते हैं? सिंपल सी बात है, देखो, एलिफेंट तुम्हारे घर में नहीं घुसे यार, ह्यूमंस एलिफेंट के घर में घुस गए। फॉरेस्ट उनका टेरिटरी है, वो फॉरेस्ट उनकी जगह है जहां पे वो ड्वेल करते हैं, जहां वो उनका निश है, वो उनकी टेरिटरी है, एंड ह्यूमन इंक्रोच देयर टेरिटरी। दे हैव स्टार्टेड मेकिंग विलेज, इनहैबिटिंग दोस प्लेसेस, कल्टीवेटिंग दोस प्लेसेस। तो ह्यूमन ने इंटरवेन किया उनके उसमें टेरिटरी में। तो जब तुम किसी एनिमल की टेरिटरी में एंटरटेन वो करोगे, इंक्रोच करोगे, तो क्या वो तुम्हें एंटरटेन करेंगे? नहीं ना, दे विल स्टार्ट फाइटिंग विद यू। That's why elephant start attacking on these Oriya people. Okay. तो उन्होंने फिर एलिफेंट्स को मारना शुरू कर दिया, पोचिंग शुरू हो गई, हंटिंग शुरू हो गई।
जिससे एलिफेंट की पॉपुलेशन गिर गई, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड उनका बहुत ज्यादा होता है ना, 18 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट, और राइनोसोरस का भी सेम थी, और अपने लाइफ टाइम में कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, पॉपुलेशन गिरने लगी, अभी तो दे आर आउट ऑफ एंडेंजर्ड। चलो नेक्स्ट, इन ब्रूड पैरासिटिज्म लिख लो, कुकू एंड कोयल एग्जांपल है, और आपको पता है क्या है ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट आते हैं कॉमेंसलिज्म। COMMEN। सर आपने ब्रूड पैरासिटिज्म के बाद नीचे लिखवाया कुछ? ना कुछ लिखवाया नहीं, बस एग्जांपल लिख लो, कुकू एंड क्रो, यही एग्जांपल है, पूछा जाता है एग्जांपल देकर कि कौन सा पैरासिटिज्म। कॉमेंसलिज्म बताओ। सर ये वही है, या तो ये है कमेंसलिज्म या फिर अमेंसलिज्म है, ये सर जो वेल के ऊपर बार्निकल्स आ जाते हैं, तो किसके ऊपर, वीट के ऊपर? नहीं, वेल के ऊपर बार्निकल्स आ जाते हैं, वो बार्निकल्स को फायदा होता है और वेल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। राइट, वेरी गुड, राइट। देखो जैसे आप देखोगे, इसका एक एग्जांपल है ऑर्किड, है ना, तो ऑर्किड प्लांट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैंगो की ट्री के ऊपर उगते हैं ऑर्किड। देखा है ऑर्किड, देखा है किसी ने ऑर्किड? यस सर। कहाँ पे देखा है? सर यहीं पर सर, जामिया पे पास में है, बहुत सारे हैं ऑर्किड्स। यस सर। क्या प्लांट पे लगे हुए हैं? यस सर, ये एक्चुअली यहाँ पर ना हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा है इनका, जामिया वालों का। ओके। यस सर। मैंने भी बहुत देखे हैं, लेकिन मैंने भी रेयरली देखे हैं ऑर्किड। तो ऑर्किड इस तरह के प्लांट होते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ था, इसमें जो क्वेश्चन आता है, चलो बताओ, यहाँ पे जो इसकी रूट्स होती हैं, ये एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर देती हैं, एंड दे आर हाइग्रोस्कोपिक। मैत्री एक घुसा पड़ेगा अगर आंसर नहीं दिया। हाइग्रोस्कोपिक, ये सब मॉइस्चर। अरे वो तुम छोड़ो, हम जो पूछने आ रहे हैं वो तो सुनो। तो इनमें पर्टिकुलर टिश्यूज, डेड टिश्यूज पाए जाते हैं आउटर लेयर पे, जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जल्दी से नाम बताओ उनका। सर टिश्यूज का नाम बताना है? टिश्यूज का नाम बताना, और क्या, बिना सर्च किए। ऐसे बच्चों को घूसे पड़ने चाहिए, दो यस सर। पढ़ने चाहिए ना। हाँ, 7 बताओ। दे हैव पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज। मैत्री में बता चुका हूँ, देखना डायग्राम बना हुआ हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने बताया तुम्हारे बैच में लास्ट ईयर, और मैंने कहा भी था क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जो मैं बताता रहा करो, नोट करते रहा करो, याद रखा करो यार। ये क्वेश्चंस मैं बीच बीच में इसीलिए बता देता हूँ कि नीट के क्वेश्चन ऐसा ना हो कि कहीं मिस हो गया हो या आपने ना पढ़ा हो, इसलिए मैं स्पेशली मेंशन करता हूँ। देखो ये जो इसकी टिश्यूज होती है हाइग्रोस्कोपिक होती है। इनमें क्या होता है कि अंदर तो वेस्कुलर बंडल पाए थे, अगर मान लो ये इसके ये जो रूट का एक पार्ट है, तो इंटरनल जो पार्ट होता है इसका अंदर वाला पार्ट, ये तो आपका हो गया वेस्कुलर बंडल, है ना। ये वाला अंदर वाला जो पार्ट हो गया, ये तो हो गया आपका वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, है ना। दिस इज वेस्कुलर बंडल। कुछ नहीं याद रखते हो। इसके बाहर वाला जो लेयर होती है, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज। ये स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी एंड डेड टिश्यूज। और कैसे होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। क्यों? हाइग्रो मींस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। भाई प्लांट कहां से पानी लेगा, क्योंकि इसका पैरासिटिक रिलेशनशिप थोड़े ना है। तो प्लांट के टिश्यू के, मैंगो के प्लांट के और ऑर्किड के प्लांट के टिश्यूज के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ उसके ऊपर रह रहा है, उसे शेल्टर ले रहा है। तो यहां पर ये क्या करते हैं, मॉइस्चर में, अब ये पाए कहां जाते हैं, मेघालय की तरफ पाए जाते हैं, जहां मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पर ये मॉइस्चर से वाटर इकट्ठा कर लेते हैं अपने लिए। तो रूट्स को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होते हैं। इनमें ये जो टिश्यूज पाए जाते हैं, इन टिश्यूज का नाम है वेलामेंट टिश्यूज। याद आया? वेलामेंट टिश्यू नोट करो। वेलामेंट टिश्यूज नाम होता है। वेलामेंट टिश्यू, ये बाहर वाले टिश्यूज, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड एब्जॉर्ब वाटर फॉर ऑर्किड रूट। अब देखो, ऑर्किड को भाई साहब फायदा है, लेकिन प्लांट को ना ही फायदा है और ना ही कोई नुकसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
ऐसे रिलेशनशिप को कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? ऑर्किड गोइंग ऑन ब्रांच ऑफ मैंगो, एक होता है सी एनिमोन, नोट करो, a species get benefited, Sir, क्या sir, could you repeat? a species get benefited by another species in such a way that another species is not harmed, in such a way that another species is not harmed. It is called commensalism. Example, orchid lives on tree. Orchid lives on mango tree, comma, clownfish, C-L-O, clownfish live inside sea anemone. ये सी एनिमोन किस फाइलम का ये है, मेंबर है? So क्या sir? क्लॉनफिश लिव इन सी एनिमोन। तो मेरा क्वेश्चन है, ये क्लॉनफिश है, ये क्लाउनफिश सॉरी जो सी एनिमोन है ये किसका मेंबर है, किस फाइलम का मेंबर है? अच्छा, ये भी नहीं पता। सी एनिमोन जानते हो नहीं जानते हो ये बताओ। Corals. क्या होते हैं सी एनिमोन? Corals का पार्ट होता है ना, वो जो नहीं यार, एकाइनोडर्मेटा के मेंबर, Nidaria. एकाइनोडर्मेटा के मेंबर होंगे मेरे हिसाब से। एकाइनोडर्मेटा का है, इसका मेंबर है? बताते रुको, अभी रुको जरा। सी एनिमोन किसका है? आई थिंक इट्स एकाइनोडर्मेटा का शायद मेंबर है। No sir, I think किसका है? एनी आइडिया? Nidaria. निडेरिया का है? पक्का नहीं यार, Sir search करके बताऊं? सर्च कर, रुको मैं ही सर्च कर लेता हूँ। सी एनिमोन फाइलम, निडेरिया का, राइट, निडेरिया का मेंबर है। तो देखो, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, देखा होगा आपने इसको, सी एनिमोन को। सी एनिमोन, ये देखो, तो ये सी एनिमोन इस तरह के पाए जाते हैं, इनके बीच में क्लाउन फिश रहती है, इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो इसको नहीं लगते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है, सी एनिमोन को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिश को प्रोटेक्शन मिलता है, प्रेडेटर इसको खा नहीं पाते हैं। तो ये इसके टेंटिकल, जो स्टिंगिंग टेंटिकल होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप ऑफ कॉमेंसलिज्म। ठीक है? Yes sir. ओके, अब आ जाते हैं भाई साहब हम लोग नेक्स्ट रिलेशनशिप में। तो नेक्स्ट रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म। ये तो आपको पता होगा, आप सब बुद्धिमान लोग हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है बताओ?
सो वो एक दूसरे के साथ रहकर बेनिफिट हो रहा है, दोनों को प्लस प्लस हो रहा है, plus plus। हाँ, दोनों में प्लस प्लस हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। ये तो होता है, या यस इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना? तो वो फंजाई और वही हाँ, लाइकेन। यस सर, यस सर। तो लाइकेन में दोनों फंजाई और एल्गी, एल्गी उसको फूड देता है, फंजाई बदले में उसको वाटर और मिनरल देता है। तो तो फंगस symbiotic और relationship- इसके हाँ, बीच में माइकोरिज़ा। माइकोराइजा, राइट, माइकोराइजा, माइको, आर आर एच आई जेड ए ई, माइकोराइजा। माइकोराइजा होता है मेनली जिम्नोस्पर्म, वैसे हायर प्लांट कह सकते हैं। तो मेनली होता है जिम्नो और फंजाई के बीच में, है ना? तो जिम्नोस्पर्म की जो हम पढ़ा तो मैं चुका हूँ, जिम्नोस्पर्म की जो रूट होती हैं उनके ऊपर चारों तरफ फंजाई का एक मेंटल बन जाता है, जो उनको बेटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बदले में फंजाई को फूड मिल जाता है। तो ये हो गया सिम्बायोटिक। नोट करो, वेयर वेयर both organism help each other, where both organism help each other, and no one is and no one is harmed. Both organism help each other and no one is harmed. ठीक है, ये म्यूचुअलिज्म हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट रिलेशनशिप। तो अगला रिलेशनशिप न्यूट्रलिज्म। ये क्या है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपको लगेगा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। न्यूट्रलिज्म, नहीं समझे? न्यूट्रल है, दोनों को कोई आपस में लेना देना ही नहीं, किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं दोनों के बीच, कोई आपस में लेना। आम का और शेर से कोई लेना देना नहीं। मैंगो एंड लॉइन, न्यूट्रलिज्म, कोई रिलेशनशिप। नोट करो, व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप, when there is no relationship between two species directly or indirectly, when there is no relationship between two species directly or indirectly, is called neutralism. Example, mango and loin, mango and loin. नेसे एमेंसलिज्म, क्या है साथ एमेंसलिज्म? सो एक सेकंड सर। सो एक को हार्म हो रहा है, एक को फर्क नहीं पड़ रहा। फिर से बताना। हाँ, सो एक को हार्म हो रहा है, एक को फर्क नहीं पड़ रहा। वेरी गुड। एक को यहां पर क्या है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे वाले को क्या है, नेगेटिव उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो दूसरे को चैन से नहीं रहने देते, ये वही लोग, एमेंसलिज्म, है ना? जैसे कि आपको मैंने एक जब ये बताया था कि एंटीबायोटिक की खोज हुई, तो एक फंगस होता है, आप जिसको कहते हो पेनिसिलियम नोटेटम, है ना? ये फंगस है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे आप वैक्सीन ये निकालते हो, वो क्या, ये पेनिसिलिन निकालते हो। पेनिसिलियम नोटेटम जो होता है, ये रिलीज करता है एक स्पेशल टाइप का केमिकल, है ना? ये जो केमिकल होता है, ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता, इसी को हमने एक्सट्रैक्ट करके पेनिसिलिन बना ली। तो बैक्टीरिया पे तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, इसको ना कोई नुकसान हुआ और ना ही कोई फायदा हुआ, है ना? सो दिस इज अनइफेक्टेड, है ना? तो इसको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना नुकसान हुआ, बैक्टीरिया को लेकिन नुकसान हुआ। ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, एमेंसिलिज्म। ठीक है ना? नोट करो। In this kind of relationship,
the activities of first species harm to second species, but the first species do not get any kind of benefit, but the first species do not get any kind of benefit. It is called amensalism. सो हाँ, तो क्या नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, एक और लिखो। एक ब्लैक वॉल ट्री, black walled tree do not allow black walled tree do not allow any grass to grow around it. अच्छा, एक और चीज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप बोलते हैं, याद रखना, एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप। क्लियर है? सो वो मैंगो ट्री वाला किसका एग्जांपल था? वो तो था न्यूट्रलिज्म में, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। ठीक है, सो पहला वाला सिम्बायोसिस था, फिर उसके बाद न्यूट्रलिज्म था ना? हाँ, म्यूचुअलिज्म, उसके बाद न्यूट्रलिज्म। ठीक है, तो ऑर्किड्स और मैंगो ट्री वो तो कमेंसलिज्म था। क्या क्या? तो ऑर्किड्स और मैंगो ट्री वाला तो कमेंसलिज्म था। ऑर्किड और मैंगो, हाँ, ऑर्किड और मैंगो ट्री वाला तो वो था ना। नहीं, ये लॉइन और मैंगो पूछ रही है। ओके सर, ओके। नेक्स्ट है, एक लास्ट है, प्रोटो कोऑपरेशन। इंपॉर्टेंट है, प्रोटो कोऑपरेशन। ये भी क्या है, यहां पे भी क्या है प्रोटो कोऑपरेशन में, कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, फिर फर्क क्या हुआ प्रोटो कोऑपरेशन और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में? क्या फर्क हुआ? जैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ह्यूमन बॉडी को फायदा ये होता है कि ऊपर की तरफ से एक गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये एसिडिक मीडियम बनाए रखते हैं स्किन के ऊपर, जिससे कोई इन्फेक्शन नहीं होने पाता। और बैक्टीरिया को क्या फायदा होता है? इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। फिर फर्क क्या हुआ इसमें और उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? देखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अगर हम बात करें लाइकेन की, तो ना फंजाई अकेले रह सकता है और ना ही एल्गी। अलग अलग दोनों क्या होंगे? मर जाएंगे। दोनों एक ही साथ रहेंगे।
तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज्म दो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, वो इंडिविजुअली अलग अलग सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन प्रोटो कोऑपरेशन में क्या होता है, दोनों एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अगर एक ना हो तो दूसरे को सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर बैक्टीरिया ना हो तो ह्यूमन के सर्वाइवल पे फर्क नहीं पड़ने वाला, और ह्यूमन ना हो तो बैक्टीरिया के सर्वाइवल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटो कोऑपरेशन एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर? यस सर। नोट करो। Here, the both species get benefited. Here, the both species get benefited by each other. But in the presence of one, in the absence of one species, another can exist. In the absence of one species, another can exist independently. Clear? यस सर। ठीक है भाई, ओके। तो ये हमारा इस चैप्टर को ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है ना। कोई डाउट हो बताइए। अपना हम लोग ये सबसे बड़ा ही चैप्टर था, अब ये बाकी सब इससे छोटे हैं। कोई डाउट हो बताओ भाई। नहीं डाउट, कोई बात नहीं। पढ़ना, और अगर कोई डाउट हो इस चैप्टर में फिर से रिवाइज करना, और कहीं पे कोई डाउट हो, हालांकि हमने जितना पढ़ लिया है आप इतना अगर खुद पे कर पाओगे, मैं आपकी कॉलेज में जितना पढ़ाई दे रहा हूँ इसलिए मैं आपको प्रॉपर इससे पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं पे आप इतना पढ़ लोगे तो आप कहीं फंसने नहीं पाओगे, आपको कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। अब हम लोग उस चैप्टर पे जाने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ बोलिए। तो मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चंस पढ़ रहा था सर, वो नीट वाले, तो फिर सर मैं क्वेश्चन देख रहा था कि सर जो नीट में एनसीईआरटी में भी ना हो, वो एमटीजी में भी नहीं है, वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था। जैसे वो है ना कॉर्टिकॉइड्स का पूछा है कि जो है अगर इसके डेफिशिएंसी हुई तो फिर इसके डिजीज कौन सा होता है। तो ये सर कौन से मतलब चैप्टर का कौन सा है ये वो क्या कॉर्टिकोस्टेरोन है वो पूछा होगा ना, है ना? यस सर, यस सर। एंडोक्राइन का है, और मैंने प्रॉपर लिखा है हुआ है, मैत्री वगैरह के पास सब पास नोट्स है प्रॉपर। और मैंने बहुत डिटेल, मैंने आउट ऑफ द एनसीईआरटी पढ़ाया हुआ है ना, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा है। कोई सब किसी से भी नोट्स लेना, ठीक है? ओके ठीक है सर। किसी से भी नोट्स लेना, और कोई ना दे तो फिर मुझे बताना, ठीक है? हैं, ठीक है? कोई नहीं देगा मुझे बताना, मैं दे दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। मतलब मुझे निकालना पड़ेगा नोट्स, बट मैं दे दूंगा। अगर किसी के पास नहीं होंगे पहले इनसे किसी से ले लेना, क्योंकि चक्कर क्या होता है ना, साथ जो मैं लिखता हूँ वो अपने हिसाब से लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, है ना? यस सर। और तो उस वो डिटेल में नहीं होता, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारी चीजें मतलब मुझे खुद को याद है, वो मुझे जॉट डाउन करने की जरूरत नहीं, तो वो भी मैं लिखवा देता हूँ, है ना? तो इसलिए अगर इनके नोट्स लोगे ना तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। यस तो सर। इनमें से सर किसी के ये नोट्स लेना है। chapter- एंडोक्राइन, तो ये कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है। ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का है। हाँ हाँ ओके कंट्रोल और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी एड्रिनल ग्लैंड से क्वेश्चन है। एड्रिनल ग्लैंड के 3 पार्ट ओके। है ना? तो जोना ग्रेनुलोसा, जोना पेलुसिडा, याद आया? तो वो यस सर। तीनों में से है ना, कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिस्टेरोन, तीनों एंजाइम निकालते हैं, ठीक है? तो ये डिटेल में मैंने डायग्राम के साथ में इन लोगों को बताया हुआ है। और अगर इनमें से किसी से कोई कांटेक्ट हो या निष्कर जी की हेल्प से, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, दोनों के नोट्स लेना, दोनों के बहुत बढ़िया नोट्स है, तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 11th की किसी बच्चे से लेना, ठीक है? और अदरवाइज मैं एनिमल फिजियोलॉजी जब पढ़ाऊं तो ज्वाइन कर लेना 11th वाले बैच में, है ना? निष्कर जी से बात कर लेना, थैंक यू सर। ठीक है? वेलकम। तो हाँ, अब भाई साहब हम लोग आ जाते हैं किसमें, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले पार्ट पे, है ना? ये वाला, ये मतलब ये पूरा हो जाने के बाद आपको आपका बिल्कुल 100% बोर्ड का सिलेबस एकदम बिल्कुल आपका कवर हो चुका होगा। और फिर उसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे जो नीट के लिए और एक्स्ट्रा बचेंगे। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हमने कर लिया, बहुत बड़ा चैप्टर था। इकोसिस्टम के बाद और बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन भाई लोगों बहुत छोटा चैप्टर, बहुत ही छोटा। चलो स्टार्ट। हाँ, इसी का मैं आपसे बता रहा था कि लॉस और वो
जो एविल क्वाड्रेंट इसी चैप्टर का पार्ट है और पूछा जाता है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट, बोर्ड के लिए। चलो तो इकोसिस्टम हम लोग पढ़ेंगे बाद में, और पहले हम लोग इकोसिस्टम आपका हट गया, जिससे सक्सेशन वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा, साइकिल्स भी नहीं आएंगे, मिनरल साइकिल्स भी नहीं आएंगे, वरना ये बहुत इम्पोर्टेंट था। बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस कंजर्वेशन, चलो भाई लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। बायोडाइवर्सिटी एंड रिसोर्सेस। अब आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो सबसे पहले इसमें भी वही है, ज्यादा समझने का नहीं, कुछ कुछ समझने का भी, कुछ कुछ नोट करने का भी है। तो हेडिंग डालिए बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन।